हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ प्रियंका। वेलकम टू टारगेट आईएएस। टारगेट आईएएस में आपका स्वागत है। आज जो चैप्टर हम लोग पढ़ने वाले हैं, आज जो सब्जेक्ट एक्चुअली जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो है रोबोटिक्स, एंड वी विल कंप्लीट रोबोटिक्स विद ऑल द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और विद ऑल द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ हम लोग ये सब्जेक्ट को ख़त्म करेंगे। जितने भी क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए हैं ईएसई एग्जामिनेशन में, या जितने भी क्वेश्चंस की पॉसिबिलिटीज़ है जो आ सकते हैं ईएसई एग्जामिनेशन में, वो सारे क्वेश्चंस को हम प्रैक्टिस करेंगे और या वो सारे क्वेश्चंस को देखेंगे। तो इसके लिए टारगेट आईएएस को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन है वहाँ पर एक, उसको क्लिक करिए नोटिफिकेशन के लिए और अपडेट के लिए, ताकि रोबोटिक्स के या बाकी कोई भी चैप्टर्स या बाकी कोई भी सब्जेक्ट की कोई भी लेक्चर जब आएँ तो आपको नोटिफिकेशन आ जाए। ये सब्जेक्ट, जैसा कि आप ऑलरेडी जानते हैं, इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर यूपीएससी ईएसई एग्जामिनेशन। तो अगर ये सब्जेक्ट इतना इम्पॉर्टेंट है ईएसई एग्जामिनेशन के लिए, तो सबसे पहले हम देखेंगे यूपीएससी का ही सिलेबस। ठीक है, तो फर्स्ट टॉपिक इज़ रोबोटिक इंट्रोडक्शन। रोबोटिक इंट्रोडक्शन मतलब रोबोटिक्स क्या होता है, कैसे उसका इजाद हुआ, रोबोटिक्स कैसे तरीके के होते हैं, उसकी डेफिनेशन क्या है। देन रोबोटिक्स के क्लासिफिकेशन, मतलब रोबोटिक्स का टाइप क्या है, कैसे कैसे उसको क्लासीफाई कर सकते हैं। देन रोबोटिक्स स्पेसिफिकेशन, नोटेशंस ऑफ रोबोटिक्स, देन डायरेक्ट एंड इनवर्स काइनेमेटिक्स, देन होमोजीनियस कोऑर्डिनेट्स, and lastly arm equation of 4-axis SCARA robot. So basically according to UPSC syllabus there are 7 topics. Above 4 topics are actually theory based, so which is robotics introduction, robotics classification, robotics specification and notation. These 4 topics are theory based, while last 3 topics, which are direct and inverse kinematics, homogeneous coordinates and arm equation of 4-axis SCARA robot, these 3 topics are numerical based. So there are possibility that the topic which comes more in pre-examination are which are again repeated topics are SCARA, specification part and basics of robotics. Okay, but there are some topics which have not come yet, are classification of robotics, which जिसमें ही एक पार्ट आता है एप्लीकेशन ऑफ रोबोटिक्स एंड इनवर्स काइनेमेटिक्स. दीज 3 टॉपिक्स हैव नॉट कम येट. स्टिल आई फील in pre-examination SCARA, specification part, introduction of robotics, classification and application, these 5 things are important for pre-examination. अगर हम देखेंगे तो in 2017 UPSC has asked 4 question, in 2018 4 question, in 2019 3 question, in 2026 question. So I am assuming that in 2022 examination minimum 4 question will be there, and these questions will be based on these 5 topics, which is SCARA, specification part, basic introduction of robotics, classification and application. अगर कोई भी न्यूमेरिकल आता है प्री एग्जामिनेशन में, तो मोस्टली वो होगा डिग्री ऑफ फ्रीडम का क्वेश्चन, या तो HCS का, विच इज़ होमोजीनियस कोऑर्डिनेट सिस्टम. इस पे ही होने वाला है. मेंस के लिए जो टॉपिक इम्पॉर्टेंट है वो है DH कन्वेंशन, यानी कि डेनाविट हैंटरबर्ग कन्वेंशन एंड होमोजीनियस कोऑर्डिनेट सिस्टम. सो अगर हमें प्री एग्जामिनेशन में फोकस करना है तो जो टॉपिक हैं, जो रिपीटेड टॉपिक हैं, वो क्या हैं? SCARA, इंट्रोडक्शन ऑफ रोबोट्स एंड रोबोट्स स्पेसिफिकेशंस. ओके, so we will start our lecture with the content. First we will study about introduction, then we will study about definitions of robot, then generation of robot. After that we'll see a brief history of robots, laws of robotics. So see, assume there are these people who are watching a play, और वो जो प्ले है वो लिखा है कैरल कैपिक ने. किसने लिखा है? कैरल कैपिक ने. ये सब के सब एक थिएटर में बैठ के एक प्ले देख रहे हैं. जो प्ले लिखा है कैरल कैपिक ने, और वो एक नॉवलिस्ट थे. इस प्ले का नाम है RUR. क्या नाम है? RUR, जिसका फुल फॉर्म है रसम्स यूनिवर्सल रोबोट. रसम्स यूनिवर्सल रोबोट. ये प्ले जो है ये रोबोट्स के बारे में है. तो उसकी वजह से जो कैरल कैपिक हैं वो पहली बार उन्होंने रोबोट्स वर्ड का यूज़ किया, और वो
जो उन्होंने इस्तेमाल किया वो उन्होंने अपने एक प्ले के लिए किया, जिस प्ले का नाम था RUR. ओके, सो you have to register this picture into your mind so that if someone is asking like the word robot has come from whom, then you can answer it that Karel Capek, and the name of play was RUR. The full form of RUR is Rasam's Universal Robot. So we'll start with introduction. The term robot has come from chess word. ये जो टर्म है रोबोट, ये आया है एक चेस वर्ड से जिसका नाम है रोबोटा, और उसका मतलब होता है वर्कर और सर्वेंट. इन 1920 केरल कैपेक ने रोबोट वर्ड का इस्तेमाल सबसे पहले अपने एक प्ले के लिए किया जिसका नाम था RUR. इसका फुल फॉर्म है रेसेम्स यूनिवर्सल रोबोट. ऊपर उनकी तस्वीर है, आप देख सकते हैं. ये रोबोट जो है वो एक ऑटोमेटिकली कंट्रोल्ड मटेरियल हैंडलिंग यूनिट होती है जिसका सबसे ज़्यादा इस्तेमाल मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में किया जाता है फॉर लोडिंग, अनलोडिंग, ड्रिलिंग. देयर आर वेरियस पर्पस टू यूज़ इट इन मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री. नाउ ये इसका इस्तेमाल हम लोग जनरली हाई प्रोडक्शन के लिए करते हैं, अगर देयर इज़ अ हाई वॉल्यूम प्रोडक्शन, और अगर हमें बेटर क्वालिटी चाहिए होती है तो उसके लिए करते हैं. एक बात आपको समझनी पड़ेगी कि द एप्लीकेशन ऑफ रोबोट इज़ टू रिप्लेस ह्यूमन बींग्स एट 2 प्लेसेस. जब भी हम रोबोट को अप्लाई कर रहे हैं इन द प्लेस ऑफ ह्यूमन बींग्स, तो वो इस्तेमाल सिर्फ 2 जगह पे होना चाहिए. ठीक है, एक क्या होना चाहिए, व्हेन ह्यूमन डजंट वांट टू डू, जब ह्यूमन खुद कोई काम नहीं करना चाहता. वो कौन सा काम हो सकता है, जैसे कि लोडिंग, अनलोडिंग, असेंबली, डिसेंबली. सेकंड क्या है, व्हेन ह्यूमन कांट डू व्हाट ह्यूमन कांट डू, मतलब कि जब ह्यूमन कोई काम नहीं कर सकते. फॉर एग्जांपल, अगर कोई भी बहुत एक्सट्रीम कंडीशन है, वेदर कंडीशन है, जैसे कि एक्सट्रीम हॉट है, एक्सट्रीम कोल्ड है, व्हेन इट इज़ डिफ़िकल्ट टू वर्क इन दैट सिचुएशन, तब हम लोग रोबोट को रिप्लेस कर सकते हैं ह्यूमन के प्लेस में, राइट. तो बेसिकली ये ही 2 तरीके होने चाहिए ह्यूमन बीइंग को रिप्लेस करने के रोबोट से. देयर आर वेरियस डेफिनेशंस ऑफ रोबोट. फर्स्ट डेफिनेशन इज़ अकॉर्डिंग टू ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी, एंड द डेफिनेशन इज़ अ मशीन capable of carrying out a complex series of action automatically, especially one programmable by a computer. कोई भी ऐसी मशीन जो बहुत ही कॉम्प्लेक्स काम को कर सकती है, अगर हम उसको प्रोग्राम कर दें तो उसे रोबोट कहते हैं. नेक्स्ट इज़ अकॉर्डिंग टू ISO. ISO का फुल फॉर्म क्या होता है, मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए. अकॉर्डिंग टू ISO, एन ऑटोमेटिकली कंट्रोल्ड रीप्रोग्रामेबल मल्टीपर्पज़. सबसे पहले हम ये समझेंगे कि रीप्रोग्रामेबल क्यों, क्योंकि अगर हम किसी भी एक रोबोट को कोई एक तरीके का काम करने के लिए उसे प्रोग्राम करते हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि अब ये रोबोट सिर्फ वही काम करेगा. हम उसे रीप्रोग्राम करके उससे कुछ और काम भी करवा सकते हैं. मल्टीपर्पज़ क्यों, क्योंकि कोई भी रोबोट कभी भी कोई एक काम नहीं कर सकता, हम उसे सेवरल काम करने के लिए भी प्रोग्राम कर सकते हैं. So an automatically controlled reprogrammable multi-purpose manipulator programmable in 3 or more axes. 3 और more axis मतलब कि अगर उसका जो आर्म है वो किसी एक डायरेक्शन में, से एक्स एक्सिस में नहीं, हर डायरेक्शन में मूव कर सकता है, जैसे हम लोगों का हाथ होता है, जैसे ह्यूमन का हाथ होता है, बिल्कुल वैसे ही. तो इसीलिए इसमें लिखा हुआ है कि इन 3 और more axes which can be either fixed in place or mobile for use in industrial automation application. ठीक है. Now another is, according to Robot Institute of America, it is a programmable multifunctional manipulator designed to move and manipulate material parts, tools or specialized devices through variable programmed motion for performance of variety of specified task. मतलब कि अगर हम किसी भी रोबोट से कोई एक स्पेशल टास्क कराना चाहते हैं तो हम उसको उसी के अकॉर्डिंग और या मल्टी फंक्शन करने के लिए उसके मैनिपुलेटर को डिज़ाइन कर सकते हैं. अगर हम ऐसा कर सकते हैं तो उसी को रोबोट बोलते हैं. इम्प्लीमेंटेशन ऑफ रोबोट टेक्नोलॉजी इज़ टू इंक्रीज इन प्रोडक्टिविटी ऑफ कंपनी एंड इन्हेंसेस प्रॉफिटेबिलिटी. एक बात हमेशा याद रखना कि रोबोट का ईजाद जब किया गया तो वो ये दिमाग में रख के किया गया है कि कंपनी का प्रोडक्टिविटी बढ़ेगा और प्रॉफिट बढ़ेगा. ठीक है, लेकिन इसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं. फॉर एग्जांपल अनएम्प्लॉयमेंट, एथिकल इश्यूज़. बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहाँ पर 99, 98, 95% रोबोट काम करते हैं. तो इसका मतलब वहाँ पर उन लोगों जो पहले वहाँ पर रोबोट की जगह पे काम करते थे वो अनएम्प्लॉयड हैं, राइट. नेक्स्ट थिंग इज़ दैट CNC मशीन इज़ नॉट अ रोबोट. इट्स अ वेरी
good one liner question. Sometimes they can ask that whether CNC machine is a robot or not, so it is not a robot. Next thing is robotics. Now coming to the word is robotics. It was introduced by Isaac Asimov in his story named Run Around. तो Isaac Asimov ने एक स्टोरी लिखी थी, और ये नाम याद रखना, Isaac Asimov, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इन्होंने ही रोबोटिक्स के लॉ भी लिखे थे, ठीक है। तो Isaac Asimov जो हैं, इन्होंने एक स्टोरी लिखी थी जिसका नाम था रन अराउंड, और वो स्टोरी में इन्होंने पहली बार रोबोटिक्स वर्ड का जिक्र किया था। अभी यहाँ पर मेरा सवाल है सबसे कि रोबोट वर्ड का जिक्र, रोबोट वर्ड का इस्तेमाल सबसे पहले किसने किया था और कहाँ किया था? कमेंट बॉक्स में मुझे आंसर बताएं। नेक्स्ट इज देयर आर नंबर ऑफ सक्सेसफुल एग्जांपल्स ऑफ रोबोट एप्लीकेशन सच एज। पहला है रोबोट परफॉर्म्स मोर देन 90% ऑफ स्पॉट वेल्डिंग ऑन फोर्ड टॉरस एंड सेबल कार्स इन यूएसए। मतलब कि फोर्ड टॉरस और सेबल कार में स्पॉट वेल्डिंग जो है वो 98% रोबोट करते हैं। A robot drills holes in vertical tail fins at General Dynamics compared to man when job was done manually। अभी जहाँ पर पहले जब कोई भी काम मैनुअली होता था तो जो काम आदमी करते थे ड्रिलिंग का, अब वो रोबोट करते हैं। रोबोट इंसर्ट डिस्क ड्राइव इनटू पर्सनल कंप्यूटर एंड स्नैप कीज ऑनटू इलेक्ट्रॉनिक टाइप राइटर कीबोर्ड्स। रोबोट क्या करते हैं, डिस्क पर्सनल कंप्यूटर में डिस्क ड्राइव जो होती है उनको इंसर्ट करते हैं। दिस इज़ द फोटो ऑफ ईसेक असीमोव। ये और उन्होंने ये वही हैं ईसेक असीमोव जिन्होंने लॉज ऑफ रोबोटिक्स दिए, और उन्होंने ही रोबोटिक्स वर्ड का पहली बार इस्तेमाल किया। नेक्स्ट टॉपिक इज जनरेशंस ऑफ रोबोट। सो फर्स्ट जनरेशन रोबोट। These robots were repeating. These were non-servo and point-to-point kind. Point-to-point मतलब the contact was point-to-point. And the 20% of industry uses this robot and will remain continue in use. Then comes second generation robots. In that robot, these were the upgradation robot from first generation. So there was some sensing device. A robot exhibits path control capabilities. देन सेकेंड जनरेशन का भी एडवांस वर्जन आया, इट कॉल्ड थर्ड जनरेशन रोबोट्स, जिसमें कुछ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल किया, उसको ऐड किया, जिससे कि सेल्फ लर्निंग आ गई एंड कंक्लूजन ड्राइंग कैपेबिलिटीज़ आ गई उनके पास्ट एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग। ना लास्टली इज़ फोर्थ जनरेशन रोबोट। इट्स नॉट लास्टली ऑफ कोर्स, सॉरी, आगे बहुत सारे जनरेशन हो सकते हैं, बट फोर्थ जनरेशन रोबोट इज़ डिफ़िकल्ट टू प्रिडिक्ट, but maybe there will be a super artificial intelligence, true android and artificial biological robot. Next topic is brief history of robotics. I feel this topic is very important क्योंकि 1 मार्क्स के क्वेश्चन इस टॉपिक से बहुत सारे बन सकते हैं, तो यहाँ पर अभी आप थोड़ा ध्यान से देखिएगा। In 1954, first patent on manipulator by Deval, which father of robot. So 1954 से रोबोटिक्स स्टार्ट हुआ था। रोबोटिक्स जब स्टार्ट हुआ था तो जिन्होंने फर्स्ट पेटेंट कराया था, यानी जिन्होंने फर्स्ट टाइम कोई मैनिपुलेटर पे पेटेंट कराया था, उनका नाम था जॉर्ज ड्यूल। क्या नाम था? जॉर्ज ड्यूल, और इसीलिए उनको फादर ऑफ रोबोट कहते हैं। तो अगर कभी भी क्वेश्चन आता है कि फादर ऑफ रोबोट कौन है, तो नाम क्या होगा? जॉर्ज ड्यूल। या अगर कभी भी क्वेश्चन आता है कि फर्स्ट पेटेंट ऑन मैनिपुलेटर किसने किया था, तो वो थे जॉर्ज ड्यूल। एक चीज़ फिर से याद रखना है, यहाँ पर हम रिमाइंड करा रहे हैं आपको कि कैरल कैपेक वो नॉवलिस्ट थे जिन्होंने अपनी प्ले RUR रसन्स यूनिवर्सल रोबोट में पहली बार रोबोट वर्ड का इस्तेमाल किया था। उसके बाद आते हैं ईसेक असीमोव, जिन्होंने पहली बार अपनी स्टोरी रन अराउंड में रोबोटिक्स वर्ड का इस्तेमाल किया था। लेकिन पहली बार मैनिपुलेटर को पेटेंट कराना मतलब रिसर्च करके उसको अपने नाम कराना, पेटेंट कराना, जो वो काम जिसने किया था वो थे जॉर्ज ड्यूल, इसीलिए उनको बोलते हैं फादर ऑफ रोबोट। ठीक है, ये है उनकी तस्वीर। Then in 1956, Joseph Engelberger started the first robotics company named Unimation. तो अगर कोई कभी भी पूछे कि पहली रोबोटिक्स कंपनी कौन थी, यूनिमेशन थी। 1956 में इसको स्टार्ट किया गया था। किसने किया था? जोसेफ एंगलबर्गर ने। और
ये रही उनकी तस्वीर. Then in 1962 GE used manipulator नेम यूनिमेट इन डाई कास्टिंग प्रोसेस. GE का मतलब क्या है? जनरल इलेक्ट्रिक्स. तो जनरल इलेक्ट्रिक्स ने पहली बार अपने यहाँ की डाई कास्टिंग प्रोसेस में यूनिमेट मैनिपुलेटर का इस्तेमाल किया था. ये रही उनकी तस्वीर. दिस इज़ द मैनिपुलेटर विच इज़ देयर अलॉन्ग विद द पीपल. वो मैनिपुलेटर जो है उसका नाम है यूनिमेट और उसको यूज़ किया था डाई कास्टिंग प्रोसेस में. ओके. Next is in 1967 GE Corporation made a four-legged vehicle. फोर-लेग्ड व्हीकल किसने बनाया था? GE ने. GE का फुल फॉर्म क्या है? अभी थोड़ी देर पहले बताया था. आप लोग ये आंसर कमेंट बॉक्स में लिखिए. तो GE कॉरपोरेशन मेड अ फोर-लेग्ड व्हीकल. और वो व्हीकल कैसा दिखता था? ऐसा. आप देखिए इसमें 4 लेग है ना. तो ये व्हीकल दिस वाज द फर्स्ट टाइम व्हेन GE कॉरपोरेशन मेड अ फोर-लेग्ड व्हीकल. Now next is 1969 when SAM was built and it was built by NASA USA. This is how SAM looks. ऐसे SAM दिखता है. तो ये बनाया गया था NASA के द्वारा. ठीक है. After that shaky and intelligent mobile robot. Mobile मतलब moving. There was a mobility in that robot that was built by SRI. This is how it looks. So that was built by SRI. Now what is the full form SRI? Tell me. आप सबको इस SRI का फुल फॉर्म सर्च करना है और उसके बाद बताना है हमें. Next is in 1970 Victor Sheman demonstrated a manipulator known as Standard R. Victor Sheman ने एक मैनिपुलेटर बनाया जिसका नाम था Standard R. This is what it looks like. देन उसके बाद लूनोखोड वॉज बिल्ड एंड सेंड टू मून बाय USSR. क्या नाम है? लूनोखोड 1. अगेन लूनोखोड 1. इट वॉज बिल्ड एंड सेंड टू मून बाय USSR. दिस इज हाउ इट लुक्ड. ओके. एंड गेट टू नो द फुल फॉर्म ऑफ USSR एंड राइट दैट इन कॉमेंट सेक्शन. Next is Odex 1 was built by Odetics. This is how Odex 1 looked like. Okay. Some of the name are very easy to learn. For example, Odex 1 is built by Odetics. Your first company was Unimation. First manipulator was Unimate, right? Next is in 1973, Richard Horn of Cincinnati Millicron Corporation manufactured T3 robot. The first important question is what is the full form? T3 is the tomorrow tool. Second question is that who manufactured this? Richard Horn of Cincinnati Millicron Corporation. This is very important robot. The topic is very important and this is how it looked. Okay. Then in 1975 Raybart at CMU USA built one-legged hopping machine. It is again very good question. One-legged hopping machine. So since there was a one leg, so that machine was hopping everywhere. Okay. This is the first dynamically stable machine and this is how it looked. You can see here there is only one leg and it hops in that one leg. Okay. Then in 1978 Unimation क्या था? थोड़ी देर पहले ही बताया था. Unimation was the first company. Okay. So the Unimation developed Puma. This is again very important. The full form of Puma is Programmable Universal Machine for Assembly, and this is how it looks. This is what Puma looks like. Okay, and it is developed by Unimation in 1978. Next is 1983. Odetics introduced a unique experimental six-legged device. ये है 6-leg device. You can count that there are 6 legs. This is developed by Odetics in 1983. After that ASV, the full form of ASV is Adaptive Suspension Vehicle. It was developed in 1986. Then after that Pathfinder and Sojourner was sent to Mars by NASA. This is how Pathfinder looks like, this photo, and Sojourner is look like this. These both of them, Pathfinder and Sojourner, was sent to Mars by NASA. Next is in 2000, Asimo humanoid robot was developed by Honda. Honda developed
असीमो ह्यूमनाइड रोबोट, दिस इज़ हाउ इट लुक लाइक। सिंस ह्यूमनाइड वर्ड का मतलब होता है रोबोट हु लुक लाइक ह्यूमन। लाइक फर्स्ट ऑफ पहले क्या था, जब रोबोट बनना शुरू हुए थे तो एस्थेटिक्स जो थी, मतलब वो कैसा दिखता है ये मैटर नहीं करता था, बट नाउ अडेज जो रोबोट बनने लगे हैं वो कैसे दिखते हैं, इवन वो ह्यूमन लाइक दिखते हैं, ऐसे बनाने लगे हैं, ठीक है। सो असीमो ह्यूमनाइड रोबोट वॉज डेवलप्ड बाय होंडा इन 2000। देन सरफेस ऑफ मार्स वॉज एक्सप्लोर्ड बाय स्पिरिट एंड अपॉर्चुनिटी इन 2004। Curiosity was sent to Mars by NASA. This picture, the second picture is of Curiosity, which was sent to Mars by NASA in 2012. And lastly, in 2015, Sophia was built, और ये बहुत ही न्यूज़ में था, बहुत ही चर्चा में था सोफिया रोबोट। क्यों? क्योंकि ये बिल्कुल ह्यूमनाइड था, जैसे कि असीमो ह्यूमनाइड है वैसे ही सोफिया ह्यूमनाइड था, विच वॉज बिल्ट बाय हैंसन रोबोटिक्स हांगकांग in 2015. This is how Sophia looks like. Okay. Now another topic is laws of robotics. So I'll tell you there are basically there are 3 laws of robotics. 2 laws are human centric and while 1 law is robot centric. ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि जो laws of robotics हैं वो basically 3 तरीके के हैं। जो उसमें से जो 2 हैं, 3 में से जो 2 हैं वो ह्यूमन सेंट्रिक है, मतलब वो मानवता या मानव को ध्यान में रख के वो लॉज लिखे गए हैं। जबकि जो तीसरा लॉ है वो रोबोट सेंट्रिक है, वो रोबोट को ध्यान में रख के वो लॉज लिखे गए हैं। तो सबसे इम्पॉर्टेंट लॉज जो हैं, वो जो सबसे ज़्यादा पूछे जा सकते हैं, वो लॉज हैं जो असीमोव ने प्रेजेंट किए थे। सो असीमोव ने सबसे पहले इनिशियली रोबोट के 3 लॉ प्रेजेंट किए थे, ठीक है। और वो 3 लॉ प्रेजेंट करने के बाद उन्हें समझ में आया कि रोबोट के थ्रू बहुत ज़्यादा डिसएडवांटेजेस भी हैं, तो उन्होंने एक 0th लॉ लिखा और उन्होंने मेक श्योर किया कि ये लॉ भी इसी सीक्वेंस में फॉलो हों। मीनिंग वो चाहते तो लॉ 4 भी कर सकते थे, बट उन्होंने लॉ 0 क्यों बनाया, 0th लॉ क्यों बनाया? क्योंकि लॉ आपको ऐसे ही फॉलो करना है। पहले आपको 0th लॉ फॉलो करना है, फिर 1, फिर 2, फिर 3 आपको, मतलब रोबोट को। ओके, और दीज ऑल द लॉज आर ह्यूमन सेंट्रिक। सो 0th लॉ इज बेस्ड ऑन सोशल एथिक्स that a robot may not injure humanity or through inaction allow humanity to come to harm. रोबोट ना ही कभी ह्यूमैनिटी को इंजर कर सकता है और ना ही कोई तरीका पैदा कर सकता है जिससे कि ह्यूमैनिटी उसको हार्म करे। देन कमिंग टू लॉ 1, जो कि इट इज़ बेस्ड ऑन ह्यूमन सेफ्टी। द लॉ इज़ अ रोबोट मे नॉट इंजर अ ह्यूमन बीइंग और थ्रू इन एक्शन अलाउ ह्यूमन बीइंग टू कम टू हार्म अनलेस दिस वुड वायलेट अ हायर ऑर्डर लॉ। कि एक रोबोट ना ही किसी ह्यूमन बीइंग को इंजर करेगा और ना ही उसे अलाउ करेगा उसको अब खुद को इंजर करने देगा अनटिल वो लॉ 0 को वायलेट ना कर रहा हो। देन लॉ 2 व्हेन स्टेट दैट रोबोट्स आर स्लेव। अ रोबोट मस्ट ओबे ऑर्डर गिवन टू इट बाय ह्यूमंस। रोबोट को वो सारे ऑर्डर्स फॉलो करने हैं जो उसे ह्यूमंस दे रहे हैं, एक्सेप्ट वेयर सच ऑर्डर्स वुड कॉन्फ्लिक्ट विद हायर ऑर्डर लॉ। एक्सेप्ट जब वो जो ऑर्डर उसे मिल रहे हैं वो लॉ 0 और लॉ 1 को अगर वायलेट करेंगे तो उसे वो लॉ फॉलो नहीं करना है, वो ऑर्डर फॉलो नहीं करना है। देन लॉ 3 वॉज रोबोट सर्वाइवल, विच वॉज अ रोबोट मस्ट प्रोटेक्ट इट्स ओन एग्जिस्टेंस एज लॉन्ग एज सच प्रोटेक्शन डज नॉट कॉन्फ्लिक्ट विद हायर ऑर्डर लॉ। रोबोट को अपनी एग्जिस्टेंस को, अपने आप को भी बचाना है, प्रोटेक्ट करना है, लेकिन तब तक ही जब तक वो लॉ 0, 1 एंड 2 को कॉन्फ्लिक्ट नहीं कर रहा है, यानी लॉ 0, 1 और 2 को वायलेट नहीं कर रहा है, ठीक है। तो हम लोग फिर से देखेंगे। असीमोव ने 3 लॉज ऑफ रोबोटिक्स प्रेजेंट किए थे, लॉ 0, 1, 2, 3। लॉ 0 था बेस्ड ऑन सोशल एथिक्स, मतलब कि हम रोबोट ना ही कभी ह्यूमैनिटी को इंजर करेगा और ना ही खुद को ह्यूमैनिटी से इंजर होने देगा। लॉ 1 है ह्यूमन सेफ्टी का, कि रोबोट कभी भी किसी ह्यूमन बीइंग को इंजर नहीं करेगा। लॉ 2 था कि रोबोट्स आर स्लेव, मतलब इट ट्राइज टू स्टेट दैट रोबोट्स आर स्लेव, कि रोबोट्स को हमेशा ह्यूमन के दिए हुए ऑर्डर्स को फॉलो करना है अनटिल और एक्सेप्ट वो लॉ 0 और 1 को वायलेट ना करे।
लॉ 3 है अबाउट रोबोट सर्वाइवल, कि रोबोट को अपने आप को भी प्रोटेक्ट करना है अंटिल वो लॉ 0, 1 और 2 को वायलेट ना करे, ठीक है। Now another laws are from these are basically guidelines. These guidelines are from EPSRC and AHSRC. The full form of EPSRC is Engineering and Physical Science Research Council, while the full form of AHRC is Arts and Humanities Research Councils. And the laws are, first is a robot should not solemnly or primarily designed to kill a human. Robot को इसलिए कभी डिज़ाइन ही नहीं करना है कि वो किसी ह्यूमन को किल कर सके. फॉर एनी मिस हैपनिंग ह्यूमन्स आर रिस्पॉन्सिबल नॉट द रोबोट. अगर कोई भी गलत काम हो जाता है तो उसके लिए ह्यूमन रिस्पॉन्सिबल है, नॉट द रोबोट. क्यों? क्योंकि ह्यूमन और रोबोट में एक डिफरेंस है. वो ये है कि ह्यूमन के पास ब्रेन है और रोबोट जो है वो प्रोग्राम्ड है. वो उतना ही काम कर सकते हैं जितना उनको ह्यूमन अलाउ कर रहे हैं करने के लिए, क्योंकि ह्यूमन ही उनको प्रोग्राम कर रहे हैं. तो इन द एंड अगर कोई भी रोबोट से कोई मिस हैपनिंग हो रही है तो वो इसलिए हो रही है क्योंकि किसी ह्यूमन ने उसको प्रोग्राम किया है वो मिस हैपनिंग करने के लिए. तो अगर वो मिस हैपनिंग हो रही है तो कौन रिस्पॉन्सिबल हुआ? ह्यूमंस, ठीक है. नेक्स्ट इज इट शुड बी डिज़ाइन इन सच अ वे टू एश्योर देयर ओन सेफ्टी. उनको ऐसे डिज़ाइन करना है कि उनकी खुद की सेफ्टी भी उन्हें आनी चाहिए. ऐसे नहीं होना चाहिए कि रोबोट जब बाहर है या रोबोट जब कुछ काम कर रहा है तो कोई भी आके उसको नष्ट कर सके. ऐसा नहीं होना चाहिए. रोबोट शुड वर्क एज टोल्ड बाय ह्यूमन बीइंग. एज वी हैव ऑलरेडी सीन दिस इन प्रीवियस लॉज कि रोबोट्स जो होते हैं वो स्लेव हैं और उन्हें हमेशा ह्यूमंस के ऑर्डर को फॉलो करना है until they are not violating any other law, ठीक है. It should always be possible to find out who is legally responsible for robots action. मतलब कि रोबोट को कौन प्रोग्राम कर रहा है और वो किसके लिए काम कर रहा है, ये सारा जो है ये लीगली पता होना चाहिए. ऐसा उसको पता करने के लिए सारी पॉसिबिलिटीज़ होनी चाहिए. नेक्स्ट लॉ इज़ मार्क टिल्डन्स रोबोटिक्स लॉ. एंड ये जो लॉ है ये रोबोट सेंट्रिक लॉ है. मतलब अभी तक जो हम लॉज पढ़ रहे थे उसमें ह्यूमन सेंट्रिक था, वो ह्यूमन को ध्यान में रख के वो लॉज बनाए गए हैं. बट मार्क टिल्डन्स लॉ जो है, रोबोटिक लॉज जो है, वो रोबोट को सेंटर में रख के बनाए गए हैं. तो वो लॉज क्या हैं देखते हैं. दैट रोबोट मस्ट प्रोटेक्ट इट्स ओन एग्जिस्टेंस. रोबोट को अपनी एग्जिस्टेंस को ही प्रोटेक्ट करना है, को ज़रूर प्रोटेक्ट करना है. और रोबोट मस्ट ऑब्टेन एंड मेंटेन इट्स ओन पावर सोर्स. रोबोट को अपना खुद का पावर सोर्स को मेंटेन रखना है. एंड रोबोट मस्ट कंटिन्यूअली सर्च फॉर बेटर पावर सोर्स. और रोबोट को कंटिन्यूअसली एक बेटर पावर सोर्स की तलाश भी करती रहनी है. नाउ दिस टॉपिक हैज़ बीन डन. So we have read simple basic introduction of robotics. We have read definitions of robotics. Then we have read brief history of robotics and laws of robotics. Now we'll do one question which has been asked in ESE 2018. And this question is you are supposed to tell which of the following statement is correct. First statement is robots take permissible action only. सेकेंड इज़ ऑल एक्शन रोबोट्स टेक्स परमिशिबल एक्शंस ओनली. इसका मतलब क्या हुआ कि रोबोट सिर्फ वही एक्शंस लेता है जो उनको परमिट है, ठीक है. सेकेंड इज़ ऑल एक्शंस दैट आर ऑब्लिगेटरी फॉर अ रोबोट आर एक्चुअली परफॉर्म्स बाय देम सब्जेक्टेड टू टाइज एंड कॉन्फ्लिक्ट्स अमंग अवेलेबल एक्शंस, ठीक है. And then last is all permissible actions can be proved by a robot to be permissible and it can be explained in ordinary English. Now you are supposed to tell how many statements are correct. So basically इसमें ये तीनों correct हैं और this criteria comes under the category of robo ethics and the answer is all are true, all are correct. ये तीनों स्टेटमेंट जो हैं अगर आप अभी लॉज देखोगे अपने पीछे पलट के तो वो लॉज में ही ये तीनों स्टेटमेंट का जिस्ट लिखा हुआ है. अभी मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज़ ESE 2017 क्वेश्चन. ये क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ करेक्ट रिगार्डिंग लॉज ऑफ रोबोटिक्स. फर्स्ट स्टेटमेंट इज़ अ रोबोट शैल नॉट इंजर अ ह्यूमन बीइंग और थ्रू इन एक्शन अलाउ अ ह्यूमन बीइंग हार्म्ड. Then a robot must obey orders given by humans except when such order conflict the first law.
एंड लास्ट इज अ रोबोट मस्ट ऑलवेज प्रोटेक्ट इट्स ओन एग्जिस्टेंस। वेरी इजी क्वेश्चन, ये सारे स्टेटमेंट हमने आपको खुद बताए हैं, तो दिस क्वेश्चन इज़ योर होमवर्क। नेक्स्ट कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बताइए कि कितने स्टेटमेंट जो हैं वो करेक्ट हैं। ओके, थैंक यू वेरी मच। अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। उस लेक्चर में हम लोग मोस्टली पढ़ने वाले हैं क्लासिफिकेशन ऑफ रोबोटिक्स। थैंक यू सो मच।